नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँच सके। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मम्मी की मृत्यु के बाद पिताजी बहुत अकेले हो गए थे। शर्मिला के साथ निखिल मेरठ पहुंचा। 13वीं के बाद बच्चों का स्कूल और अपने बैंक आदि की बात कहकर जाने की जुगत भिड़ाने लगा। पापा आप भी हमारे साथ भोपाल चलें। शर्मिला ने कह तो दिया, किंतु उसका दिल आधा था। भोपाल में उनका 3 कमरों का फ्लैट था। उसमें पापा को भी रखना एक समस्या थी। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पापा ने जब अपना अंतिम फैसला सुनाया तो उनकी जान में जान आई। लेकिन पापा तो अस्वस्थ हैं, वे अकेले कैसे रहेंगे? शर्मिला के प्रश्न ने निखिल को कुछ सोचने पर विवश कर दिया। उसे ननिहाल की उर्मिला मौसी की याद आई, जो विधवा थी। उनकी एक लड़की थी, किंतु ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। भाई भवज ने भी खोज खबर न ली तो अपने परिश्रम से मजदूरी करके अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने लगी। निखिल ने ननिहाल में एक फोन किया और 2 दिन के अंदर उर्मिला मौसी मैं पुत्री मेरठ हाजिर हो गई। अंदर को धंसी आंखें वाली उर्मिला मौसी के चेहरे पर नौकरी मिल जाने का नूर चमक रहा था। वे लगभग 40 वर्ष की मेहनतकश स्त्री थी। बोली, मैं आपकी माँ को दीदी कहा करती थी, रिश्ते में आपकी मौसी हूँ। इस घर को अपना मानूंगी और जीजा जी की सेवा में आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप चाय नाश्ता बनाएंगी, खाना दवा देखभाल आप करेंगी। मोनी बाकी झाड़ू पोछा बर्तन कर ही लेगी। पगार कितनी लेंगी? शर्मिला ने पूछा। मौसी भी कह रही है और पगार पूछकर शर्मिंदा भी कर रही हैं। हम माँ बेटी को खाने रहने का ठौर मिल गया, और क्या चाहिए? जो आपकी इच्छा हो दे दीजिएगा। शर्मिला चुप हो गई। बात जितने कम में तय हो उतना अच्छा है। निखिल के चेहरे पर भी संतोष था। उसका कर्तव्य था पापा की सेवा करना, किंतु वह असमर्थ था। अब कोई मामूली रकम में उस कर्तव्य की भरपाई कर रहा था। पापा गमगीन थे। एक तो पत्नी का शोक, ऊपर से बेटा बहू बच्चे सब जा रहे थे। शर्मिला ने धीरे से निखिल के कान में कहा, मम्मी की अलमारी में साड़ियाँ जेवर व दूसरे कीमती सामान रखे हैं। पापा अब अकेले हैं। घर में बाहर के लोग भी रहेंगे, सो हमें उसकी चाबी ले लेनी चाहिए। पापा अलमारी की चाबी कभी नहीं देंगे। अचानक तुम्हें जेवर कपड़ों की चिंता क्यों होने लगी? धैर्य रखो, सब तुम्हें ही मिलेगा। निखिल मुस्कुरा कर बोला। बीच बीच में आने की बात कहकर निखिल शर्मिला भोपाल रवाना हो गए। भोपाल में भी वे पापा घर अलमारी बैंक रुपयों प्रॉपर्टी की बातें करते रहते। उन्हें चिंता होती। चिंताग्रस्त होकर वे फिर मेरठ रवाना हो गए। लगभग 1.5 महीने में यह उनकी दूसरी यात्रा थी। घर के बाहर लॉन साफ सुथरा था। सारे पौधे में पानी डाला गया था। कई नए पौधे भी लगाए गए थे। दरवाजा खुलने पर उर्मिला मौसी ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। आइए, आपका फोन मिला था। कुछ ही देर में मिठाई पानी के लिए फिर हाजिर हुई। पूरा घर साफ सुथरा सुव्यवस्थित था। उसकी लड़की ने चाय बनाने से पहले सूचित किया, बड़े साहब सो रहे हैं। शर्मिला ने माँ बेटी का निरीक्षण किया। दोनों ने बढ़िया कपड़े पहने थे। बाल भी सुंदर तरीके से सेट थे। शर्मिला ने चूड़ियाँ टप्स के साथ बिंदी वगैरह भी लगाई हुई थी। तुम्हारी मौसी का तो कायाकल्प हो गया। शर्मिला फुसफुसाई। भूखे नंगे को सब कुछ मिलने लगेगा,
तो कायाकल्प तो होगा ही, निखिल ने मुंह बनाकर कहा। दोनों असंतुष्टों की तरह चाय पीते पापा के जगने का इंतजार करते रहे। पापा को देखकर उन्हें और आश्चर्य हुआ। वे पहले से अधिक स्वस्थ और ताजा दम लग रहे थे। पहले के झुके झुके से पापा अब सीधे तन कर चल रहे थे। मम्मी के जाने के बाद हंसना भूल गए पापा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बड़ी जल्दी मिलने चले आए। अब आप अकेले हो गए हैं तो हमने सोचा। अकेले कहाँ, उर्मिला है, उसकी लड़की सरला है, उसको यहीं इंटर कॉलेज में डाल दिया है। शाम को 1 घंटा पढ़ा दिया करता हूँ, तेज है। पापा सरला का गुणगान करते रहे, फिर उसे पढ़ाने बैठ गए। उर्मिला मौसी सबके चाय नाश्ते के बाद रात के खाने में जुट गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु निखिल शर्मिला असंतुष्ट मुख मुद्रा में बैठे थे। वे पापा के किसी काम नहीं आ पा रहे थे और अब उनको इनकी कोई जरूरत भी नहीं रही। रात को पापा सीरियल्स देखते हुए उर्मिला से उसके बारे में पूछताछ करते खूब हंसते रहे। सरला से पढ़ाई संबंधी बातें भी करते रहे। जीवन से निराश पापा को जीने की वजह मिल गई थी। रात में खाना खाते समय सब चुपचाप थे। खाना स्वादिष्ट और मिर्च मसाले रहित था। उर्मिला मौसी एक एक गरम रोटी इसरार से खिलाती रही। अंत में खीर परोसी गई। पापा संतुष्ट एवं खुश थे। निखिल शर्मिला संदेहास्पद दृष्टि से उर्मिला को घूर रहे थे। रात में टीवी कार्यक्रम की चर्चा शर्मिला और सरला से करते पापा कई बार बेटे बहू की उपस्थिति ही भूल गए। नाती पोतों का हालचाल भी नहीं पूछा। रात में सोते समय निखिल बोला, यदि हम उसी समय अपने साथ पापा को ले चलते तो आज वे इस तरह माँ बेटी में इन्वॉल्व न होते। अरे यहाँ क्या बुरा है, स्वस्थ हट्टे कट्टे हैं, खुश हैं। वहाँ 3 कमरों को डब्बे में कहाँ एडजस्ट करते इन्हें। शर्मिला बोली, तुम मूर्ख हो, तुमसे बहस करना बेकार है। अब मामला हमारे हाथ से निकल रहा है, मुझे ही बात आगे बढ़ानी होगी। बात क्या बढ़ाओगे? अरे तुम ही न कहती थी इस बंगले को बेचकर भोपाल में अपने फ्लैट के ऊपर एक शानदार फ्लैट बनवाओगी और बाकी रुपया बच्चों के नाम फिक्स कर दोगी। हाँ, लेकिन अब यह कहाँ संभव है। अब पापा के दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते जा रहे हैं। उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा में तो हमारी उम्र बीत जाएगी। उन्हें भोपाल ले चलते हैं। जैसा तुम उचित समझो, मैं एडजस्ट कर लूंगी। शर्मिला बोली। उसे सास की अलमारी की भी चिंता थी, जिसमें कीमती गहने और अन्य महंगे सामान थे। वे उन्हें देखने भालने की प्रचुर इच्छा थी, किंतु सासू माँ के रहते इच्छा पूरी नहीं हुई और अब भी स्थितियां प्रतिकूल हो रही थी। अगले दिन दोनों ने उर्मिला मौसी का सेवा भाव देखा। नाश्ता, खाना, पापा के सारे कपड़े, बेडशीट, तौलिया आदि धोना, पापा के पूरे शरीर और सिर की जैतून की तेल से घंटे भर मालिश करना। उस दौरान पापा के चेहरे पर अपरिमित सुख शांति छाई रहती थी। तुरंत गुनगुने पानी से स्नान, जिसमें मौसी पूरी मदद करती थी। फिर उनका हल्का नाश्ता करना, यानी चपाती, सब्जी, ताज़ा मट्ठा आदि। किंतु उर्मिला मौसी ने निखिल शर्मिला के लिए अलग से देसी घी का हलवा और पोहा बनाया था। सबने मजे लेकर खाया। निखिल समझ गया था कि पापा के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार का कारण क्या है। वह उनकी इतनी सेवा कभी नहीं कर सकता था। तब भी हिम्मत जुटाकर उसने शब्दों द्वारा पापा को बांधने का प्रयास किया। पापा, आप यहाँ कब तक दूसरों की दया पर निर्भर रहेंगे? हमारे साथ भोपाल चलिए, वहाँ नाती पोतों का साथ मिलेगा। हम सब साथ रहेंगे। मैं किसी की दया पर निर्भर नहीं हूँ। उर्मिला काम करती हूँ, उसको पैसा देता हूँ। वहाँ तुम्हारा घर छोटा है, तुम लोग मुश्किल में पड़ जाओगे। इसीलिए तो अपने फ्लैट के ऊपर एक और वैसा ही फ्लैट बनवाना चाहता हूँ।
निखिल ने कहा। बिल्कुल बनवाओ, पापा ने कहा। इस बंगले को बेचकर जो रकम मिलती है उसी से फ्लैट बनवाता। यदि आप हम लोगों के साथ चल रखकर रहते, मैं अपने जीते जी यह बंगला नहीं बेचूंगा। तुम लोन लेकर अपने बलबूते पर फ्लैट बनवाओ। आखिर बैंक ऑफिसर हो, अच्छा कमाते हो, लेकिन 2 घरों की देखभाल, उसकी चिंता तुम मत करो। एक आशा खत्म होने पर निखिल व्यग्र हो गया। कम से कम अलमारी की चाबी ही दे दीजिए। शर्मिला अपने साथ मम्मी के गहने और जेवर ले जाना चाहती है। तुम्हारी पत्नी के पास कपड़ों गहनों का अभाव तो नहीं है। कम से कम मेरे मरने की प्रतीक्षा करो। निखिल शर्मिला मायूस होकर भोपाल लौट आए। रास्ते में शर्मिला बोली, पापा कहीं उर्मिला मौसी से प्रेम का चक्कर तो नहीं चला रहे। निखिल को शर्मिला की बातें अस्तरहीन लगी, किंतु वह चुप रहा। अगली बार वे बच्चों सहित जल्दी ही मेरठ पहुंचे। वहां उर्मिला को माँ की साड़ी और गले में सोने की जंजीर पहने देख उन्हें शक हुआ। अच्छे खान पान से शरीर भी भर गया था। वे सुंदर लग रही थी। उनकी लड़की अच्छी शिक्षा दीक्षा के कारण संभ्रांत और सुरुचिपूर्ण लग रही थी। आप में बड़ा परिवर्तन आया है उर्मिला मौसी, निखिल बोला। उस वक्त पापा वहां न थे। कैसा परिवर्तन? वैसी ही तो हूँ, उर्मिला ने विनम्रता से कहा। आप कामवाली कम घर वाली ज्यादा लग रही हैं। ऐसा कहकर पाप का भागी न बनाएं। हम तो मालिक की सेवा में प्राणपण एक किए रहते हैं, सो कभी कभी इनाम मिल जाता है। उर्मिला मौसी ने उनके घृणास्पद आक्षेप को भी अपनी विनम्रता से ढकने का प्रयास किया। निखिल शर्मिला के ईर्ष्या संदेह से जलते हृदय को तनिक राहत मिली, किंतु पापा निखिल की स्वास्थ्यपूर्ण योजनाओं, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति की बातों से चिढ़ गए। बोले, बेटा बाप की मृत्यु के बाद ही तो बेटे की ताजपोशी होती है। तू तो मेरे जीते जी ही व्यग्र हुआ जा रहा है। निखिल कैसे कहता पापा को, उर्मिला मौसी अपने परिश्रम से दिनों दिन स्वस्थ प्रसन्न करती जा रही हैं। सो दूर दूर तक उनकी मृत्यु के आसार नजर नहीं आ रहे थे और उसके गाड़ी वाड़ी, बैंक बैलेंस आदि के सपने धराशायी हो गए थे। पापा के जीवित रहते ही उन्हें हथियाना चाह रहा था, तो पापा के अड़ियल रवैये से वह सब संभव नहीं लग रहा था। रात के खाने के बाद साधारण बातचीत ने झगड़े का रूप ले लिया। निखिल अपनी असलियत पर उतर आया। बोला, पापा कहीं आप दूसरी शादी के चक्कर में तो नहीं हैं? यदि ऐसा है तो इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। पापा की बोलती बंद हो गई। वे हक्के बक्के इकलौते पुत्र का मुंह देखते रह गए, लेकिन फिर जल्दी ही संभल गए। बोले, आज तुझे अपना पुत्र कहते लज्जा का अनुभव होता है। एक निस्वार्थ स्त्री जिसने तेरे मरते हुए बाप को आराम और सुख के 2 पल दिए, उसे तूने गाली दी, साथ ही अपने जन्मदाता को शर्मसार किया। मैं तुझे एक पल यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह होते ही अपने परिवार सहित यहाँ से चले जाओ। ऐसे पुत्र से तो निसंतान होना बेहतर है। पापा के रुख को देखकर निखिल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अगले ही दिन वे भोपाल लौट गए। फिर 1 वर्ष तक उसने मेरठ का रुख नहीं किया। उर्मिला मौसी स्वयं फोन करके पापा की खबर देती रहती थी। एक दिन पता चला पापा बाथरूम में गिर गए हैं और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है। निखिल एक दिन के लिए आया अवश्य, किंतु कूल्हे की हड्डी के ऑपरेशन के कारण उन्हें हाई डोज एनेस्थीसिया की दी गई थी, सो पापा से भेंट नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद निखिल अगले ही दिन लौट आया। उसका एक वकील मित्र था, मोहन। उसने और उर्मिला मौसी ने बढ़ चढ़कर पापा की सेवा की, इसीलिए निखिल निश्चिंत भी था। क्योंकि मोहन पापा की प्रॉपर्टी और धन की देखभाल करता था,
इसीलिए निखिल उससे संपर्क बनाए रखता था। पापा फिर बिस्तर से नहीं उठ पाए, वे बिस्तर के ही होकर रह गए। उर्मिला मोहन ने निखिल शर्मिला को आने के लिए कहा, किंतु उन्होंने बच्चों की परीक्षा और अन्य व्यस्तताओं का बहाना बनाया। अंत में उन्हें पापा की मृत्यु का समाचार मिला और निखिल पत्नी व बच्चों सहित तुरंत मेरठ पहुंच गया। वहां पिता के निस्पंद शरीर को देखकर उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। लोग उर्मिला मौसी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि उसने जितनी पापा की सेवा की वह घर का सदस्य नहीं कर सकता था। किंतु निखिल कुछ सुन नहीं रहा था। एक अजीब सा भाव उसके मन मस्तिष्क और शरीर में छाया था, गुरुतर भाव। सब कुछ मेरा है, मैं इस घर, खेत खलिहान, बैंक बैलेंस सबका मालिक हूँ। मेरे ऊपर कोई नहीं, जो इच्छा हो करो, कोई डांट डपट, आदेश अवज्ञा नहीं। निखिल को लगा कि वह सिंहासन पर बैठा है और उसकी ताजपोशी हो रही है। यह एहसास नया नहीं था। एक पीढ़ी के गुजर जाने के बाद दूसरी पीढ़ी के बड़े को यह सत्ता सुख हमेशा ही ऐसा आनंदित करता है। तब बच्चे बुजुर्गों की मृत्यु से दुख नहीं वरन संतोष का अनुभव करते हैं। अचानक उसकी दृष्टि उर्मिला मौसी पर पड़ी। उसने धीरे किंतु विषपूर्ण स्वर में कहा, 13वीं के बाद तुम माँ बेटी को मैं एक क्षण यहाँ नहीं देखना चाहता। इस तरह पिता की मृत देह की उपस्थिति में उसने उर्मिला मौसी, जिसके उसके और शर्मिला के कर्तव्यों का बखूबी निर्वाह किया था, का पत्ता काट दिया। मोहन ने कुछ बोलने का प्रयास किया, किंतु उसने इशारों से उसे चुप करा दिया। वह अंतिम संस्कार के पूर्व किसी प्रकार का तमाशा नहीं चाहता था। उर्मिला चुपचाप रोती रही। अंतिम संस्कार के बाद निखिल की महत्ता जैसे और बढ़ गई। पिता को मुखाग्नि देकर वह समाज के संभ्रांत लोगों के बीच बैठा दीन दुनिया की बातें करता रहा। उनके जाते ही उसके भीतर शांत बैठा परिवार का मुखिया फिर जाग गया। वह मोहन से पिता की संपत्ति का ब्यौरा लेने लगा और उर्मिला मौसी को अगले ही दिन जाने का आदेश सुना दिया। मोहन ने उसे समझाया, निखिल रुक जाओ, 13वीं तो हो जाने दो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं पता, इस स्त्री के कारण ही मेरे पिता मुझसे दूर हो गए। मुझे अंतिम समय कुछ न कर पाने का पितृ कर्ज चढ़ गया है। किंतु उर्मिला मौसी ने अथक परिश्रम तो किया है, तो कम से कम 13वीं की रस्म। कैसी 13वीं? उसके लिए हम फिर आएंगे। इतनी लंबी छुट्टी न मिलेगी, न मुझे न बच्चों को स्कूल से। पर उसके पूर्व मैं घर लाक करके जाऊंगा। लाकर से गहने निकलवा लूंगा, रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लूंगा, घर अलमारी के कीमती सामान ठिकाने लगा दूंगा। किंतु तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, भला कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारे पिता की वसीयत। उन्होंने 13वीं के दिन मुझे वसीयत पढ़ने को कहा था, किंतु तुम्हारी जल्दबाजी के कारण आज ही मुझे तुमको बताना है कि यह घर वे उर्मिला मौसी के नाम कर गए हैं। बैंक के रुपयों का 50% वे किसी अनाथ आश्रम को देकर गए हैं और बाकी 50% तुम्हारे बच्चों के नाम कर गए हैं, जो उन्हें बालिग होने पर मिलेगा। अलमारी और लाकर के जेवर वे तुम्हारी पत्नी को देकर गए हैं। निखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह विस्मय से मुंह खोले मोहन को ताकता रहा। स्त्री पुरुष का केवल एक ही रिश्ता नहीं होता। तुमने उन पर, एक वृद्ध व्यक्ति पर चरित्रहीनता का आक्षेप लगाकर अंतिम समय में उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया, जिसका तुम्हें पश्चाताप करना होगा। मोहन ने अपनी वाणी को विराम दिया और उसे देखते हुए चला गया। सिसक सिसक कर रोती उर्मिला के सामने आंखें उठाने की हिम्मत नहीं रह गई थी निखिल में। वह वैसे ही सिर झुकाए बैठा रह गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं
और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।